नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। जी हां, राजधानी लाइव में वो खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार, वो खबरें जो दिन भर रहती हैं चर्चा का विषय। चंडीगढ़ की बात करेंगे, भोपाल की बात करेंगे, मुंबई, रायपुर और हरिद्वार की बात करेंगे। जी हां, ये वो बड़ी खबरें जो कि सीधे तौर पर सुर्खियों में हैं। चंडीगढ़ में किसान कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं और भोपाल से ये बड़ी खबर जो कि उपचुनाव में अब दिग्गजों की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, ऐसे में मुंबई की अगर बात की जाए तो टीआरपी का एक बड़ा खेल सामने आया है, जिसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सीधे तौर पर कुछ चैनलों को ये टारगेट किया कि बताया कि किस तरह से इन चैनलों ने टीआरपी का कांड किया, घोटाला किया। रायपुर की अगर बात की जाए तो रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, पूरे शहर भर में लगातार ड्रग्स का खेल चल रहा है और इसी मामले में जो पुलिस है उसने बड़ी कार्रवाई की। जी हाँ, कई ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। वो बड़ी खबर जो छत्तीसगढ़ में और हरिद्वार में दोस्त ही बना दोस्त का दुश्मन, कत्ल कर दिया गया। मामूली सी एक लालच के लिए दोस्त को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इन तमाम खबरों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात होगी पंजाब और हरियाणा की। जी हां, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का हल्ला बोल जारी है। संघर्ष पर किसान लगातार डटे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन किया जा रहा है। पंजाब के संगरूर में 2 घंटे के लिए चक्का जाम किया जाएगा, इसका ऐलान किया गया है। साथ ही 11 अक्टूबर तक रेलवे ट्रैक जाम रहेंगे। राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा का जवाब ट्रैक्टर यात्रा से ही अब बीजेपी देने की तैयारी में है। हरियाणा में भाजपा 5 ट्रैक्टर यात्राएं निकालेगी। ये यात्राएं भिवानी, सोनीपत, हिसार के साथ ही अन्य शहरों में भी निकाली जाएंगी। आपको बता दें कि हुड्डा के गढ़ में भाजपा की ट्रैक्टर यात्रा का पूरा फोकस रहने वाला है। अंबाला संसदीय क्षेत्र के यमुनानगर में भी 11 अक्टूबर को ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी। ऐसे में राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा को अब जवाब बीजेपी देने जा रही है। हरियाणा में बीजेपी निकालेगी ट्रैक्टर यात्रा। साथ ही पंजाब में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जाम कर रखे हैं। किसानों ने राशन पानी लेकर रेलवे ट्रैकों पर सीधे तौर पर तंबू गाड़ दिए हैं। संगरूर में 2 घंटे का चक्का जाम होगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का हल्ला बोल जारी है। संघर्ष पर किसान लगातार डटे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी है। पंजाब के संगरूर में 2 घंटे के लिए चक्का जाम का ऐलान किया गया है। 11 अक्टूबर तक रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जाम रहेंगे। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा का जवाब ट्रैक्टर यात्रा से ही अब बीजेपी देने की तैयारी में है। और हमारे सहयोगी सुनील के हिमाचली फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील, ट्रैक्टर यात्रा का जवाब ट्रैक्टर यात्रा से ही भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। हालांकि ये हरियाणा में देखने को मिलेगा, लेकिन पंजाब में पूरी तरीके से किसान अभी भी लामबंद है। कृषि कानूनों का अभी भी विरोध जारी है। देखिए, अपनी सीधी सी बात है कि जिस तरीके से हरियाणा भाजपा की एक जो बहुत बड़ी आज एक ट्रैक्टर रैली का आह्वान होगा और ये ट्रैक्टर रैलियां जो है विभिन्न चरणों में की जाएगी। 5 चरणों में ये ट्रैक्टर रैली होनी है और सबसे बड़ा इस रैली के पीछे का एक मतलब जो हमें समझने की जरूरत है और दर्शकों को भी हम बता दें कि ये हरियाणा भाजपा जिस तरीके से रैलियां निकालेगी, ये उसके विरोध में जो कृषि विधेयक 3 कानून आए हैं उनका विरोध नहीं करेगी, बल्कि उनका समर्थन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए और उन अध्यादेशों के बारे में भाजपा का ये कहना है कि हम किसानों को उनके अच्छे जो रूप हैं उसके बारे में जो है वो बताएंगे और उसकी जो उनको सुविधाएं मिलेंगी, उसके फायदे क्या होंगे, इस रैली के जरिए वो लोगों को जागरूक करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से देश भर के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है और उनका हरियाणा का जो पड़ोसी सूबा है पंजाब, वहां पर लगातार इसका विरोध देखने को मिल रहा है। और पंजाब की अगर बात करूं तो जिस तरीके से पिछले दिनों लाठीचार्ज हुआ किसानों पर हरियाणा में, उसके बाद पंजाब में अगर पिछले कल की बात ही करूं तो लुधियाना में जो कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई और किसानों ने 2 घंटे तक जाम लगाए रखा, तो अब क्या है कि 11 अक्टूबर तक तो रेल रोक को आंदोलन किसानों ने, किसान जत्थेबंदियों ने पहले ही आह्वान किया हुआ है। लेकिन अब ये आंदोलन जो है, जो किसान जत्थेबंदियों के मुख्य ओहदेदार हैं, जब उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि हम वर्तमान में आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ जारी रखेंगे, क्योंकि देश का पेट भरने वाला ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो भूखा भी रहता है। और आपको पिछले आंकड़े भी याद होंगे सुनील कि देश भर में कितने किसान आत्महत्याएं करते हैं।
हमें वो वक्त भी नहीं भूलना चाहिए जब हरित क्रांति मुल्क में आई थी और आजादी के बाद के वो दिन थे, और आज वही अन्नदाता भूखा मर रहा है। ऐसी स्थिति पैदा होगी है क्योंकि कर्जे की मार, ऊपर से जिस तरीके से खर्चे कृषि के ऊपर। आज वो वक्त था जब बैलों से और हल से खेती होती थी। आज का वक्त उपकरणों का है, और एक चाहे वो खरीफ की फसल हो चाहे राबी की फसल हो, तय समय सीमा पर हर एक तरीके से किसानों को फसल पैदा करनी पड़ती है, और उसके ऊपर जो केंद्र या बाकी जगह जो आदेश जारी कर देते हैं कि पराली न जलाएं, या उसके साथ साथ जो चीजें निकल कर सामने आती हैं, या पानी की समस्या, क्योंकि पंजाब हरियाणा के विवाद अक्सर पानी का चला ही रहता है। और पानी की समस्या, क्योंकि अब धान का सीजन है, धान की उठाई चल रही है, तो धान की खरीद को लेकर किसान काफी परेशान है वर्तमान में। अंबाला अनाज मंडी की बात करूं, या पंजाब की इसके साथ सरहद अनाज मंडी की बात करूं, क्योंकि ये हरियाणा के ऐसे इलाके पड़ जाते हैं जो पंजाब के ऐसे इलाकों से संबंधित हैं जहां पर एक दूसरे राज्य की आवाजाही लगी रहती है। लेकिन वर्तमान में कोरोना काल के बीच जिस तरीके से खरीद को लेकर और ऊपर से जो 3 अध्यादेश आए हैं, तो उन अध्यादेशों के बारे में किसान पहले ही नाराज हैं। तो अब ऐसे में अध्यादेशों के जो नए तौर तरीके हैं, उसमें जो खरीदार हैं वो भी उलझे हुए हैं, और किसानों को अपनी वर्तमान में धान खरीद की जिस तरीके से स्थिति है, तो उसको लेके भी काफी परेशानियां और जो व्यवस्था मंडी बोर्ड की तरफ। लेकिन सुनील, सवाल यह है कि देखिए, किसानों के लिए जो कानून लेकर आए गए उनका किसान विरोध कर रहे हैं। किसान के तमाम ऐसे बड़े संगठन हैं, 30 से ज़्यादा संगठन ऐसे हैं किसानों के जो लगातार एकजुट होकर आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है राजनीतिक दलों को कि आप जो है हमारे समर्थन में अगर आते हैं तो आप किसान बनकर आएँ, पार्टी के कार्यकर्ता या फिर पार्टी के नेता बनकर ना आए। ये तक अल्टीमेटम दे दिया गया। ऐसे में बिल्कुल सुनील, देखिए, एक तरफ हरियाणा में जब विरोध होता है तो लाठीचार्ज कर दिया जाता है, और अब जो ट्रैक्टर रैली निकालने की बीजेपी ने ठानी है, ये सीधे सीधे कांग्रेस को टारगेट तो नहीं किया जा रहा? देखिए, जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं उनमें जब भी कोई अध्यादेश आता है तो केंद्र सरकार का वो विरोध करते हैं, लेकिन जो उनका हक है एक विरोध करने का, विपक्ष में बैठे हैं। और जिस तरीके से आपको वर्तमान में भी पता होगा, और पिछले 8-10 महीनों से लगातार जो है राहुल गांधी जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था और देश के बाकी मुद्दों को लेकर लगातार सलाह मशवरा करते रहते हैं, तो उन्होंने जब जीएसटी आया था तो गब्बर सिंह टैक्स उसे नाम दिया था, और अब 3 अध्यादेश आए हैं, तो कांग्रेस की ओर से इसका लगातार जो है विरोध किया जा रहा है। तो कांग्रेस ही नहीं, अगर मैं हरियाणा की बाकी विपक्ष में बैठी पार्टियों की बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं, या पंजाब में आम आदमी पार्टी, या फिर जो इनके लोग इंसाफ पार्टी, या उसके साथ अकाली दल, जिसके लिए ये पंजाबी में कहते थे कि हमारा 9 मार्च का यानी कि ऐसा गठजोड़ है जो कभी टूटेगा ही नहीं, वो भी इस विधेयक के इन अध्यादेशों के विरोध में आगे। और आपको पता ही होगा कि हरसिमरत कौर बादल ने जब अध्यादेश का विरोध और इसके लिए अपना अंदाज व्यक्त करवाया अकाली दल ने, तो इन्होंने अपनी भविष्य न देखते हुए 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। जब अध्यादेश को लेकर अकाली दल एक ही मांग करता रहा कि हम जो एक लाइन चाहते हैं वो उसमें दर्ज करवाई जाए। उसके बाद जिस तरीके से टीका टिप्पणी राजनीतिक तौर पर होती रही, जो भी रैलियों में बयान देखने को मिले अकाली दल के प्रधान और सांसद अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल के, तो इससे कहीं ना कहीं इनके आपसी रिश्तों में भी कड़वाहट पैदा हो गई है भाजपा के। और दूसरी बात, हरियाणा में जिस तरीके से भाजपा ट्रैक्टर रैली निकालने वाली है, तो किसानों का जो एक आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और भाजपा के साथ साथ जो उनकी गठबंधन में सरकार बनाने जो सहयोगी रही है जेजेपी जननायक जनता पार्टी, उनको भी इस बात का जो है बराबर भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा किसानों का कहना है सुनील। क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से किसान हट पे बैठ गए हैं कि चाहे जितने मर्जी दिन लग जाएं, जब तक केंद्र सरकार हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर जो अध्यादेश बनाया गया है, उनसे जो उनके हक है उनको खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। क्योंकि जो परेशानियां धरातल पर किसानों को आती हैं उनको जो है केंद्र में बैठे लोग नहीं समझते, ये किसानों का कहना है। और जिस तरीके से अब
मनमुटाव की स्थिति पंजाब में अकाली दल के साथ भाजपा की पैदा हुई थी, तो हरियाणा में भी कहीं ना कहीं वो टकराव की स्थिति जननायक जनता पार्टी के साथ जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, हालांकि उन्होंने खुद को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट जब आई थी उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी थी। तो विपक्ष के कुछ एक हुक्मरानों का और राजनीतिक घरानों का ये भी कहना था कि जवाबदेही से बचने के लिए दुष्यंत ऐसी रिपोर्ट लेके आए हैं। हालांकि वो रिपोर्ट में कितनी सत्यता है ये दुष्यंत जानते हैं और मेडिकल टीम जानती है, हम उस पर कोई सवाल नहीं खड़े करते। लेकिन किसान जत्थेबंदियों का हरियाणा में ये कहना था कि जेजेपी, लेकिन एक तरफ सुनील, अगर किसान आंदोलन कर रहा है, अपने हक की आवाज उठा रहा है, तो राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी सियासी जमीन तैयार करने में लगी हैं। हर तरह से किसानों के समर्थन की बात तो करते हैं, लेकिन जब इन राजनीतिक दलों की सरकारें बन जाती हैं तो यही हुक्मरान होते हैं कि किसानों से निगाहें फेर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के चलते दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू होंगे। जी हाँ, 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आपको ये भी बताते चले कि सहोदरी में प्रचार करेंगे, तो वहीं 11 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राजपुर में कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और इसके अगले दिन यानी कि 12 अक्टूबर को राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया साडोरा में पन्ना प्रभारियों की बैठक लेंगे, जिसे लेकर भाजपा की ओर से तैयारियां भी की जा रही हैं। कांग्रेस विधानसभा प्रभारी की अगर बात की जाए निशंक जैन, तो उनका कहना है कि कमलनाथ के आने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस दौरान कमलनाथ अपने 15 महीने के कार्यकाल की जानकारी लोगों से साझा करेंगे, बताएंगे। तो अब स्टार प्रचारकों का भी दौर शुरू होगा। अब तक आपने देखा होगा कि लगातार तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो रैलियां निकाल रहे थे, लेकिन अब कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए तमाम ऐसे टिप्स देंगे जिनको लेकर अपनी ही पार्टियों के लिए विजय पताका फहराया जा सके, लोगों को रिझाया जा सके। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां बीड़ा संभाला है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कांग्रेस पार्टी के लिए दमखम लगा रखा है। जी हाँ, तो क्या कुछ सियासी उठापटक चल रही है मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर? सीधा रुख करेंगे। भोपाल का हमारे सहयोगी शैलेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब दिग्गजों की भी एंट्री होने वाली है, एक के बाद एक स्टार प्रचारक वहां पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की कमान संभाले हैं, तो कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री ने कमान संभाली है। ऐसे में महाराज का भी अहम रोल है, बड़ा किरदार है। जी बिल्कुल सुनील जी, महाराज का अहम किरदार है और अहम महाराज की बदौलत ही यहाँ बीजेपी की सरकार बनाने में सहयोग मिला। तो वही देखें स्टार प्रचारकों का, जिस तरह चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ हो या बीजेपी के हो, तो इन लोगों के लगातार कैंप चल रहा है। तो जिस तरह अनलॉक की प्रक्रिया, केंद्रीय गाइडलाइन को दूर करते हुए यहाँ 25 से ज्यादा लोगों की अनुमति मिल गई है, तो इन महारैलियों और महासभा का अनुमति मिल गई है और लगातार स्टार प्रचारकों द्वारा विभिन्न 28 सीटों पर यह दौरा जारी है। और साथ ही साथ देखें तो दूसरी ओर इन स्टार प्रचारकों के जिस तरह विरोध दोनों पार्टियां कर रही है, तो वो भी देखने में आता है। कई बार यहाँ पर जो भाषण की मर्यादा है वो भी यहाँ खोती नजर आती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि स्टार प्रचारकों की जिस तरह पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह की एंट्री चंबल क्षेत्र में होती है और वहाँ एक बड़ा जनसैलाब मिलता है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कांग्रेस की, चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज का यह क्षेत्र है और इस क्षेत्र में लगातार पूर्व सीएम कमलनाथ का पूर्व में यहाँ कोई दौरा नहीं हुआ करता था और न ही कोई देखरेख हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में जिस तरह पूर्व सीएम कमलनाथ को यहाँ पर जनसैलाब और सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में ये कांटे की टक्कर नजर आ रही है और चुनौतियों का ये सफर है। ये शैलेंद्र, 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में कौन कौन सी ऐसी वो सीट जिन पर सीधे तौर पर फोकस रहने वाला है, कांग्रेस का भी बीजेपी का भी? हालांकि सभी ऐसी सीट हैं जिनमें पूरे तौर पर दमखम लगा के रखा है, लेकिन ऐसी कौन सी वो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनको लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है? बिल्कुल सुनील जी, अब बताना चाहूंगा कि इंदौर मालवा संभाग की सीटों की बात करें तो वहाँ की टोटल 8 सीटों पर यहाँ पर पूर्व में ही कांग्रेस यहाँ सक्रिय है। तो यहाँ 8 सीटों पर यहाँ कांग्रेस के साथ बीजेपी को भी कई बार मौका मिला, लेकिन कांग्रेस का दबदबा नजर आता है। और दूसरे बुंदेलखंड क्षेत्र की हम बात करें तो वहाँ की सागर, सुर्खी, मालथौन की जो सीट है, अशोकनगर जिले की सीट है, या शिवपुरी कैरा की सीट है, ये पूर्व में कांग्रेस की सीट हुआ करती थी। लेकिन महाराज के आने के बाद यहाँ की जो जमीनी हकीकत है वो काफी यहाँ विरोध हुआ है, चूंकि
कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ हथकंड भी अपना रहे हैं कि साफ तौर पे यहाँ पर देखने में यह भी आता है कि यहाँ पर गद्दारों से सावधान के जो पोस्टर देते हैं और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल जितने भी लोग हुए उनको खाली उनको औपचारिकता और खरीदे हुए कार्यकर्ता के तौर पे यहाँ बीजेपी यहाँ पर आरोप लगाती है। तो देखने में यह है जो खरीद फ्लोर बीजेपी से का भी अहम किरदार रहा है चंबल संभाग में। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी बाजी मारी थी और चूंकि सीधा सीधा गढ़ माना जाता है सिंधिया का चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, अब ऐसे में यहाँ पर तो ज़्यादा चुनौती की ज़रूरत नहीं। यहाँ तो अभी भी दबदबा सिंधिया का ही है या फिर सिंधिया के कांग्रेस से बीजेपी में जाने पर कुछ वोटर और समर्थक में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। सुनील जी, देखने में ये आता है चंबल क्षेत्र काफी तेज तर्रार क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के जो लोग होते हैं किसी के समर्थक नहीं होते और जो भी उनको बोलना होता है मुंह पे ही बोलते हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो पूरी क्षेत्र में दबदबा लेकिन आज दबदबा कई सीटों पर जब कब्जा किया और यहाँ बीजेपी के भी कई दिग्गज हैं जो यहाँ पर अपनी सीट हथियाने में काफी माहिर है। और देखने में ये भी आता है कि महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में और महाराष्ट्र के बीजेपी में जाने के बाद कई जो परंपरागत कार्यकर्ता थे कांग्रेस के वह उनमें कई लोगों में नाराजगी भी देखी गई। तो इसका सीधा फायदा पूर्व सीएम कमलनाथ इस तरह उठा रहे हैं और महासभा रैलियों में इनका जनसैलाब उमड़ रहा है। तो देखने में यह भी आता है कि लोगों में नाराजगी भी कहीं ना कहीं सत्ता और ये थोपे गए उपचुनाव को लेकर भी है। सुनिए, बिल्कुल, सियासी उठापटक तो लगातार जारी है। ऐसे में आज से शुरू हो रहा है बड़ा कैंपेन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो सहोदरी में आज वो सीधे तौर पर कमान संभालेंगे, पहुंचेंगे, वहां पर माहौल बनाएंगे। इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं मुख्यमंत्री के? लगभग सभी 28 सीटों पर मुख्यमंत्री का दौरा यहाँ दिखाया जा रहा है और लगातार पूर्व के एक महीने पहले से भी सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ सक्रिय हो गए थे और तमाम सीटों पर जहां जहां उपचुनाव है वहां पर एक बड़ी बड़ी जो योजना है उसकी भी घोषणा कर दी थी और काफी चीजों को विकास की जो धरातल पर इन योजना को उतारने के लिए दिसंबर तक का इनको समय दिया गया। तो एक लॉलीपॉप भी होगी जनता के लिए, एक जन वोट समेटने के लिए। दूसरी ओर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में भी साफ है कि यहाँ पर सीए तौर पे जितने जो इनके एजेंडे हैं, चुनावी एजेंडे हैं या बाधित क्षेत्र को लेकर किए जा रहे हैं, तो वो भी काफी प्रभावशाली किए जा रहे हैं। जो वोट बैंक को लेकर तो शायद किसी तरह का राजनीतिक दलों ने बीड़ा नहीं उठाया है शैलेंद्र, क्योंकि देखो मुद्दों को लेकर ही आज से कुछ साल पहले यानी कि 1.5-2 साल पहले ये लोग पहुंचे थे जनता के बीच, लेकिन मुद्दों से भटकते हुए अपने अपना हित साधते हुए दल बदल हो गए। अब ऐसे में किन किन मुद्दों को लेकर ये जा रहे हैं? इस बार तो मुझे लगता है कि मुद्दे नदारद ही हैं पूरी तरह से। बिल्कुल सुनील जी, मुद्दे नदारद नहीं है। मुद्दे को अगर हम देखें तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए हमने भी कई 50 पर गांव की हमने सर्वे किया और यहाँ देखा तो यहाँ लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आज भी वंचित हैं, चाहे वह सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। लेकिन मुद्दा बड़ा शैलेंद्र, ये तो विडंबना है कि लोग आज भी आज़ादी के इतने दशक बाद भी आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। लेकिन सवाल वही कि जनता के लिए अब जनप्रतिनिधि जो पहुंच रहे हैं वो मूलभूत मुद्दों को न उठाकर तमाम योजनाओं और एक दूसरे पर वार प्रतिवार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल मर्यादा को ताक पर रखकर ये जो बार हो रहे हैं और सोशल मीडिया का कैंपेन हो रहा है, बाकायदा वीडियो बनाकर इनके साथ कई टीम काम कर रही है और दोनों पार्टियों की एक दूसरे पर छवि खराब करने की बात कर रही है। यहाँ मुद्दे तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं और मुद्दों की चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ कहीं गद्दार शब्द का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक जिस तरह बीजेपी में शामिल होते हैं और बीजेपी के लोगों का बोला है कि इनका भी लगातार मर्यादा को लेकर जिस तरह से शिकायत की। बिल्कुल शैलेंद्र, जाहिर तौर पर एक आखिरी सवाल शैलेंद्र, निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी है? सुनील जी, निर्वाचन आयोग सक्रिय और पूरी कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से चुनावी क्षेत्र हैं जहां जहां वहां पर वीडियोग्राफी कर रहे हैं, वहां पर जो कार्रवाई है शराब की या पैसों के रुपए पकड़ने वाली जो चीजें हैं वो भी सामने आ रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है और निर्वाचन आयोग निश्चित ही निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए अपने प्रदेश में अक्सर यहाँ अहम रोल निभाती नजर आती है। सुनील, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद।
अगली खबर का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ से है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने ड्रग्स के मामले में 7 ड्रग्स पेडलरों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी यूपी के प्रयागराज और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से गिरफ्तारी इनकी हुई है। आपको ये बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया था और इसके बाद पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ की गई तो एक बड़ा खुलासा हुआ। ये सभी लोग ड्रग्स पेडलर निकले जो लोगों को ड्रग्स मुहैया कराते थे। रायपुर एसएसपी अजय यादव ने बताया कि सभी आरोपी ड्रग्स पेडलर्स के रूप में काम करते थे और राज्य के अलग अलग जिलों में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। रायपुर में पुलिस की ड्रग्स के मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई गई। तो वहीं गिरफ्तार आरोपियों में एक युवक लक्ष्मण गार्डन जीआरपी बिलासपुर में आरक्षक के पद पर भी पदस्थ है, यानी कि महकमे का ही ये सिपाही गद्दार निकला है। तो ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार हुए हैं। ये तस्वीरें और ये खबर सीधा छत्तीसगढ़ से सरोकार रखती है। रायपुर में इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक संयुक्त टीम का गठन किया और उसके बाद जब छापेमार कार्रवाई की तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए से ज्यादा की आपको बता दें कि मादक पदार्थ भी जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए संयुक्त टीम का गठन किया। अलग अलग क्षेत्रों में छापेमार कार्रवाई हुई। 7 ड्रग्स पेडलर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्रग्स पेडलर्स के रूप में काम करते थे और राज्य के अलग अलग जिलों में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। साथ ही रायपुर में पुलिस की ड्रग्स के मामले में अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और इतना ही नहीं, इसमें सबसे बड़ा खुलासा और चौंकाने वाला ये कि इन आरोपियों में एक युवक लक्ष्मण गार्डन जीआरपी में बिलासपुर का ये युवक जो कि आरक्षक के पद पर तैनात था, ये भी ड्रग्स पेडलर बनकर लोगों को ड्रग्स सप्लाई करता था। अब इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है ऐसे अपराधियों को सजा देने की, लेकिन ये खुद इसमें संलिप्त था। पवन ठाकुर रायपुर से सीधा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है। 7 ड्रग्स पेडलर जो है पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। के बाद जो रायपुर पे ड्रग का मामला चला था, ये रायपुर में एक होटल पे जब पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान कार्रवाई की थी, जब इसका मामला यहाँ से शुरू हुआ था, उसमें ये मालूम चला था कि यहाँ भी ड्रग्स पाल्टियां चलती है। उसके बाद उसी रात 2 युवकों को महिला पुलिस के पास से गिरफ्तार किया जाता है, जिनसे पूछताछ में कई बड़े नाम आते हैं। हालांकि पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है वो ड्रग्स पेडलर, वो सिर्फ एक कोरियर का काम करते थे। इसमें से 2 युवक हैं जो मंगाते थे, लेकिन इनके बताए अनुसार जिनका नाम लिए कई ऐसे हाई प्रोफाइल घर की महिलाएं, बिजनेसमैन जो कोकिन मंगाते थे। हालांकि उन्हें अभी तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। कई बड़े घरों के छात्र छात्राएं जो रायपुर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे अन्य राज्यों से आके, उन्हें सप्लाई करना, मतलब जो फोन रिकॉल और व्हाट्सएप चैट के जो बराबर मिले हैं इनके। हालांकि पुलिस ने ऐसे किसी बड़े चेहरे को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है इस मामले में। एक आरक्षक भी गिरफ्तार हुआ है जो बिलासपुर में, आपको ये बता दें कि लक्ष्मण गार्डन जीआरपी में जो तैनात था उसकी गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के कंधों पर तो खुद जो है अपराधों को खत्म करने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये तो खुद अपराधी बन बैठे। जी बिल्कुल सही जी। लक्ष्मण गार्डन है जो आरोपी द्वारा इसकी जो गाड़ियां हैं लक्ष्मण गार्डन की हमदर्द, उस गाड़ियों का भी कई बार इस्तेमाल किया गया। उसे लेकिन लोग गोवा भी जाते थे और गोवा से और पुणे से कोकिन लाना इन्होंने स्वीकार किया है। हालांकि पुलिस ने इनके पास से 93 ग्राम MDMA कोकिन जब्त किया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 15 लाख रुपए से बताई जा रही है। बिल्कुल, एक बड़ी तादाद में, यानी कि लाखों का ये मादक पदार्थ भी इन लोगों से बरामद हुआ है। किस तरह से ये पूरी भूमिका पुलिस की रही पवन, और कैसे कैसे ये सब लोग पुलिस के हत्थे चढ़े? जी बिल्कुल, जब 27 सितंबर की रात पुलिस गश्तिंग कर रही थी, उस समय 2 युवक महिला पुलिस के पास खड़े मिले थे संदिग्ध हालत में। जब इनको पकड़ा गया और पूछताछ की गई तब इनके पास से 10 ग्राम कोकीन पहले बरामद होती है। उसके बाद से पुलिस अपनी छानबीन करती है, इनके मोबाइल ट्रेस करती है, व्हाट्सएप डिटेल निकालती है। तो इन्होंने अपने हर एक कस्टमर को पासवर्ड देते थे अपना। जैसा शशांक है, उसने अपना कोड रखा डेविड। पवन, उम्मीद क्या की जा रही है, ये जो ड्रग्स पेडलर जो गिरफ्तार हुए हैं इनके तार कहां तक जुड़े हैं
और क्या इस पूरे मामले में कोई और बड़े हाई प्रोफाइल खुलासे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर पुलिस सूत्रों की माने तो इसमें कांग्रेस, रायपुर के कांग्रेस विधायक के 2 भतीजों का भी नाम आया है, जिनका अभी तक ना पुलिस ने गिरफ्तारी की है, न पूछताछ के लिए बुलाया है। मतलब ये माना जाए कि जो ड्रग्स का खेल छत्तीसगढ़ पे चल रहा है, इसमें कई हाई प्रोफाइल और सफेद पोस्ट के लोग भी शामिल है इस मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया लेकिन पुलिस आपका। हालांकि बिल्कुल जाहिर तौर पर पवन, जी हाँ, तो जैसी उम्मीद की जा रही थी, देखिए तार कुछ ऐसे ही जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब सवाल यह है कि सरकार भी कांग्रेस की है और कांग्रेस के कुछ नेताओं के कुछ बच्चों का नाम इसमें सामने आ रहा है। देखना होगा कि कितनी पारदर्शिता के साथ पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देती है और पूछताछ के लिए क्या उन्हें बुलाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। अब बात होगी उत्तराखंड की। धर्म नगरी हरिद्वार से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि देखिए, कोरोना काल में लोगों के जब रोजगार छिन गए हैं, लोगों के पास जब किसी तरह का काम धंधा नहीं बचा, आय का कोई जरिया नहीं है, तो लोग कहीं अपराध की दुनिया में न उतर जाएं। और ऐसा ही वाकया देखने को मिला हरिद्वार में, जहां पर मामूली से लालच में एक दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। अब सवाल यह कि क्या लोगों की मानसिकता बदलती जा रही है? पुलिस ने आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि 3 दिन तक लगातार पुलिस इससे पूछताछ करती रही और उसके बाद इसने उस घटना का कबूलनामा किया कि इसी व्यक्ति ने अपने दोस्त को मौत के घाट उतारा है। एक मामूली से लालच के लिए इसने इस घटना को अंजाम दिया। अब सवाल ये कि क्या आखिर लोगों की मानसिक स्थिति बदल रही है? और जो अंदाजा लगातार लगाया जा रहा था अपराध के ग्राफ का कि कैसे कम किया जाएगा, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस ने हालांकि कोरोना काल में लोगों के घरों में राशन पहुंचाने का काम किया, लोगों को हर तरह की सुरक्षा सुविधाएं देने का काम किया, कोरोना वॉरियर बनकर काम किया। लेकिन आशंकाएं ये थीं कि जब लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा, लोगों के पास आय का कोई जरिया नहीं रहेगा, तो आखिरकार अपराध की दुनिया में
युवा तो नहीं उतर जाएंगे। ऐसी ही ये खबर जो कि सबको देखनी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए, क्योंकि अपराध अपराध होता है, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है। ये खबर साफ तौर पर यह बताती है कि आखिरकार कोरोना महामारी ने लोगों को किस दलदल में उतरने को मजबूर कर दिया है। का जिक्र किया जाए तो पूरी खबर हम आपको बताते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में दोस्त ने दोस्त की हत्या की है। एक दोस्त ने मामूली लालच में अपने दोस्त की जान ले ली। श्री गंगा सभा द्वारा संचालित कश्मीरी पंडित धर्मशाला में पुलिस को शत विक्षिप्त हालत में युवक का शव बरामद हुआ। विपिन अग्रवाल पिछले काफी दिन से लापता था। पुलिस ने विपिन के दोस्त कमल ठाकुर, ये ब्रह्मपुरी का रहने वाला था, इसे हिरासत में लिया। पूछताछ की तो इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और ये पता लगा एक मामूली से लालच के लिए, एक अंगूठी के लिए जो कि पीतल की निकली, दोस्त की हत्या कर दी। तो धर्मनगरी हरिद्वार से यह खबर, दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी और अंदाजा ये लगातार लगाया जा रहा था। इस बात के पहले से ही लोग, तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि कोरोना काल में जब लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा तो लोग कहीं अपराध की दुनिया में न उतर जाएं। विकास खरे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विकास, जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, देखिए तमाम बुद्धिजीवी इस बात को कह रहे थे जब लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा, जब लोगों के आय के साधन खत्म हो जाएंगे, और कोरोना काल में हुआ ही कुछ ऐसा, तो लोग अपराध की दुनिया में न उतर जाएं। एक बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने कि कैसे ही इन अपराधों के ग्राफ को बढ़ने से रोका जाए, और यहाँ हुआ भी कुछ ऐसा ही, दोस्त ने ही दोस्त की जान ले ली। बिल्कुल सुनील, आपको बता दें हरिद्वार में मामूली से लालच पे एक दोस्त ने ही मौत के घाट एक दोस्त को उतार दिया है। बात की जाए तो एक दोस्त ने मामूली से लालच में, मात्र जो पीतल की अंगूठी थी उसके लालच में, एक दोस्त ने पहले उसको शराब पिलाई, फिर उसके बाद उसको एक ऐसी जगह पर ले गया जो कि एक धर्मशाला थी हरिद्वार में कश्मीरी, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। काफी समय से ये जो धर्मशाला है बंद थी, तो वहां पर ले जाकर इस दोस्त ने अपने ही दोस्त को मामूली से लालच में मौत के घाट उतार दिया। पहले उसका गला दबाया, फिर उसको एक ईंट से उसके सिर पर वार किया, तब जाकर जो दोस्त था उसकी वहां पर मौके पर ही मौत हो गई। तो लगभग 13 दिन पहले जो परिजन थे, इसके परिजनों ने तहरीर दी थी पुलिस में कि इस तरह से हमारा भाई जो बेटा है वो लापता हो गया है, तो उसमें पुलिस तभी से ही जांच में जुट गई थी। फिर जब काफी दिनों से वहां पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो उसमें से बू आने लगी, तो आसपास के लोगों ने जाकर देखा तो किसी की डेड बॉडी है। तब जाकर पुलिस को मौके पर बुलाया गया और तब मौके पर पुलिस पहुंची, तो जिस तरह से गुमशुदगी परिजनों की तरफ से वहां पर दर्ज कराई गई थी, परिजनों को वहां पर बुलाया, तब जाकर मृतक की जो है शिनाख्त हो पाई। और वहां पर जब परिजन पहुंचे तो परिजनों ने जो दोस्त थे उस समय उसके साथ में तब जाकर कुछ लोगों के नाम बताए, जिसमें से एक दोस्त को हिरासत में लिया गया और पूछताछ में उसने खुद यह जुर्म कबूल किया है। उसने इस लालच में एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया है। सुनील, विकास, देखिए खबर दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि लोगों की मानसिकता पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। लोग मामूली से लालच के लिए या मामूली से फ़ायदे के लिए, या ये कह लिया जाए कि मामूली से झगड़े में आज जान के दुश्मन बन बैठे हैं। ऐसे में ये खबर साफ तौर पर ये बताती है कि लगातार जो तमाम लोग इस बात का अंदाज़ा लगा रहे थे, मैं फिर से कहूँगा कि कोरोना महामारी के बीच जब लोगों के पास आय का कोई जरिया नहीं बचा, किसी तरह के रोजगार और धंधे नहीं बच पाए, ऐसे में जो युवा है वो अपराध की दुनिया की ओर मुड़ रहा है। ऐसे में तमाम जो चिकित्सक हैं, तमाम जो डॉक्टर्स हैं, वो ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति को किस तरह से बता रहे हैं विकास, और क्या समाज में संदेश देने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल सुनील, इसकी सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी। एक्चुअल में क्या है कि ऑलरेडी पहले से जिस तरह से बेरोजगारी उत्तराखंड या अन्य देश में बढ़ रही है, तो जिसमें तरह से जो कोरोना वायरस को देखा जाए तो कोरोना वायरस ने और बेरोजगारी की कमर तोड़ी है, जिसको देखते हैं इस तरह से जो लोगों की मानसिकता है बदलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से मामूली से लालच में एक दोस्त नहीं दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, तो इसका सबसे बड़ा जो यहाँ पर सामने निकल कर रहा है तो वो है रोजगारी। जब लोगों पे रोजगारी नहीं रहेगा
तो इस तरह से जो है लोगों की मानसिकता ही बदलेगी। तो साफ तौर पे सुनील, अगर रोजगार के साधन नहीं होंगे तभी जाकर इस तरह से लोगों की मानसिकता बदलती हुई दिखाई दे रही है। और बात की जाए तो मामूली से इस तरह से जो लालच में जो पीतल की अंगूठी को सोचकर उसने गोल्ड की अंगूठी को हड़पने के लिए एक दोस्त को मौत के घाट उतारा है। तो ऐसे में साफ तौर पर यहाँ पर संदेशा दिया जा रहा है कि जिस तरह से बेरोजगारी खत्म होती दिखाई दे रही है, तो सुनील, जिस तरह से अगर मानसिकता लोगों की नहीं बदलेगी तो ऐसे में सरकार को बड़ा फैसला लेना होगा कि जिस तरह से बेरोजगारी उत्तराखंड में या अन्य राज्यों में फैली हुई इस बेरोजगारी को हटाना होगा। सुनील, बिल्कुल विकास, अगर ये अपराधी ने गुनाह कबूल किया कि उसको इस बात का लालच था, दोस्त से उसको ये उसकी अंगूठी चाहिए थी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी, कुछ और वजह, कुछ और थ्योरी, क्या पुलिस के गले उतर रही है ये बात? क्योंकि बाकी लोग तो इस बात पर जाहिर तौर पर गौर फरमा रहे हैं, वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्यों कोई दोस्त चंद पैसे के लिए अपने दोस्त को मौत के घाट उतारेगा। पुलिस कुछ और एंगल से भी जांच कर रही है इस पूरे घटनाक्रम की। बिल्कुल सुनील, बात की जाए तो पुलिस का साफ तौर पे कहना है जिस तरह से एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया, जो अन्य और दोस्त है उसकी भी तलाश जारी है कि आखिर क्या वजह क्या रही होगी कि उसने एक दोस्त का मौत के घाट उतारा है। तो ऐसे में जो पुलिस है पूरी पुख्ता इसकी जो है जांच चल रही है, अन्य टीम इसमें गठित की गई है कि क्या वजह ऐसी रहेगी कि एक दोस्त ने इसको अचानक जो है कहीं जिस तरह से जो धर्मशाला थी काफी दिनों से बंद थी, उसको वहां पर ले जाकर क्यों मौत के घाट उतारा, क्यों उसका गला दबाने की कोशिश की गई थी, क्यों उसके सिर पर ईंट से वार किया गया। तो ऐसे में जो पुलिस अन्य जो पुख्ता है वो भी और इकट्ठे करने की जांच में लगी हुई है। और साफ तौर पर जिस तरह से इस आरोपी ने गुनाह कबूल किया है, तो उसने मामूली सी लालच के लिए जो पीतल की अंगूठी थी उसने वो सोने की अंगूठी को समझकर ही उसकी हत्या की थी। सुनील, इनके बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो किस तरह का बैकग्राउंड है इन लोगों का, इन आरोपियों का, जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, या इसके साथ कुछ और भी लोग शामिल थे? और हत्या इस घटनाक्रम को अंजाम इस अकेले कैसे इस व्यक्ति ने दे दिया? क्योंकि वो इसका दोस्त बताया जा रहा था और ये दोनों ही लोग, जो आप अभी तक पुलिस ने बताया कि दोनों ही लोग वहाँ पर गए, इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद इसने मौत के घाट उतार दिया। कैसे पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया विकास? बिल्कुल सुनील, आपको बता दें जिस तरह से जो मानसिकता बदलती जा रही है, तो ये जो सभी दोस्त नशा क्या करते थे, पहले इसने अपने दोस्त को शराब पिलाई, तो ऐसे में जब इसको पूरी तरह से ये नशे में होगा, फिर इसको एक आनंद में लेके गया जहाँ धर्मशाला थी, तब जाकर इसको जो है दोस्त ने मौत के घाट उतारा। सुनील, बात की जाए तो जिस तरह से नशे की जो लत है, जो मादक पदार्थ है, इनकी बिक्री भी लगातार उत्तराखंड या अन्य राज्यों में बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे में सरकार ने इन मादक पदार्थों में नहीं रोक लगाई, अगर नशे के विरुद्ध अभियान नहीं चला गया, तो ऐसे में जिस तरह से आरोपी नशे की लत में जो एक दोस्त को ही मौत के घाट उतार देता है, तो ऐसे में जो मादक पदार्थ है, जो मादक पदार्थों की बिक्री है, इन पर समय से अगर रोक नहीं लगागी तो ऐसे में नशे की लत में कई ऐसे और भी जो गुनाह है वो नशे की लत में और भी यहाँ पर होंगे। सुनील, देहरादून में ऑपरेशन सत्य चलाया जा रहा है विकास, क्या हरिद्वार में पुलिस ने कोई ऐसा ऑपरेशन चलाया है? बिल्कुल सुनिए, कल बात की जाए तो ऑपरेशन जिस तरह से पुलिस विभाग चलाता है, तो ऐसे में जो सख्ती से जो कार्रवाई की जाती है वो सख्ती से कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से मादक पदार्थों की बिक्री अन्य जगह पर, अन्य जो घाट है हरिद्वार में, वहां पर भी शराब की बिक्री होती है, शहरों में शराब की बिक्री की जाती है, अन्य जो मादक पदार्थ है जो पूरी तरह से बैन है उनकी भी जो है बिक्री की जाती है। तो ऐसे में अगर पुलिस लगातार इस पर अभियान नहीं चलाएगी तो ऐसे में और भी जो मादक पदार्थ के जो व्यापारी है इनको भी बढ़ावा मिलता है। सुनील, अगर समय से सरकार ने या प्रशासन ने इन पर रोक नहीं लगाई तो ऐसे में जो नशे की लत में युवा पूरी तरह से जाएगा। बात की जाए तो युवा है काफी तरह से नशे की लत में यहाँ पर पड़ चुका है, अगर मादक पदार्थों की बिक्री पर नहीं रोक लगी समय से पहले। सुनील, जो मृतक है उसके परिजनों का किस तरह का वक्तव्य आया है सामने, और क्या ये लोग किस तरह का कुछ काम धंधा भी करते थे या फिर ऐसे ही इन लोगों के, इनकी हिस्ट्री की अगर बात की जाए विकास, तो कहां तक पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है? बिल्कुल सुनिए, बात की जाए तो इनकी जो हिस्ट्री, पुलिस अभी पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है, लेकिन जो मृतक है इनके परिजनों का साफ तौर पर कहना था कि जो हमारा एक छोटा सा हरिद्वार में व्यापार है, जिस व्यापार को ये जो मृतक है उसको चलाया करता था, तो जो परिजन है उन्होंने इस बात को खुद का बोला कि हमारा जो बेटा है
पूरी तरह से खुशहाल रहा करता था और किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तो ऐसे में जिस तरह से आरोपी ने वहां पर कबूला है कि मामूली जिस तरह से जो पीतल की अंगूठी थी, काफी उसके हाथ में 3 अंगूठी पड़ी हुई थी, और जिस टाइम वहां पर पुलिस मौके पर पहुंची जहां डेड बॉडी थी, तो उस वक्त जो मृतक था उस पर ना तो पर्स था ना ही उसका मोबाइल था। तो मोबाइल के चलते ये सब खुलासा हुआ है, तब जाकर आरोपी तक पुलिस पहुंची है। और जिस समय आरोपी को पकड़ा तो आरोपी ने साफ तौर पर अपना गुनाह कबूल भी किया है कि इस तरह से मैंने हत्या की है। सुनील, चलिए, बिल्कुल सबक लेना होगा इस खबर से बाकी लोगों को भी, और ये सोचना होगा, समझना होगा कि आज की दुनिया में यकीन करना किसी पर भी कहीं आपके लिए खतरे का सौदा साबित ना हो जाए, क्योंकि लोग किस तरह की मानसिकता रखते हैं ये भी समझना होगा, और लोगों की मानसिकता, समाज की मानसिकता आखिर इतनी बदलती क्यों जा रही है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया विकास, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि खबर मुंबई से है, जहां पर रिपब्लिक नेटवर्क के CFO सुंदरम को मुंबई पुलिस ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। जी हां, मुंबई पुलिस ने, आपको ये बता दें कि CIU दफ्तर में उन्हें पेश होने के आदेश दिए हैं, क्योंकि ये पूरा मामला TRP कांड है। मुंबई पुलिस के मुताबिक TRP वाले मामले में रिपब्लिक के CFO को समन जारी किया गया, और बाकी के 2 चैनल फक्त मराठी और वॉक्स सिनेमा के अकाउंटेंट के साथ ही आपको बता दें कि 3 विज्ञापन कंपनियों के मालिकों को भी समन जारी किया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस बात का खुलासा किया कि सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए एक बड़ा घोटाला किया गया है। हजारों करोड़ का ये घोटाला सामने आ रहा है, और इस मामले में पुलिस ने समन जारी किया है। TRP मामले में एक्शन में आई है मुंबई पुलिस। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, और अब ये मामला सुर्खियों में है। TRP कांड, और इस कांड ने तमाम सारे सवाल भी खड़े कर दिए कि लोग किस हद तक जा सकते हैं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, किस तरह से खेल चलता है। अब पुलिस की रडार पर 3 टीवी चैनल्स हैं। आपको ये बता दें कि रिपब्लिक टीवी के साथ ही 2 चैनल्स फक्त मराठी और वॉक्स सिनेमा के अकाउंटेंट के साथ ही 3 विज्ञापन कंपनियों के मालिकों को भी समन जारी किया गया है। अब धीरे धीरे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई पुलिस ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। जी हां, मुंबई पुलिस के CIU दफ्तर में उन्हें पेश होने के आदेश दिए गए हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक TRP वाले मामले में रिपब्लिक के CFO को समन जारी किया गया है, और बाकी के 2 चैनल्स फक्त मराठी और वॉक्स सिनेमा के अकाउंटेंट के साथ ही 3 विज्ञापन कंपनियों के मालिकों को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एक बड़ा खुलासा हुआ है। TRP कांड इसे कहा जा रहा है। TRP मामले में मुंबई पुलिस एक्शन में आई है। मुंबई पुलिस की रडार पर हैं 3 टीवी चैनल्स, और इनके TRP कांड के हजारों करोड़ का ये मामला, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस हरकत में आई और पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। मुंबई लिए चलेंगे सत्यप्रकाश सोनी, हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, सिलसिलेवार तरीके से बताएं इस पूरे TRP कांड को। देखिए, गुरुवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सीधे तौर पर जिस तरह से TRP का बड़ा खुलासा किया, वो कहीं न कहीं अहम है। ऐसे में आम जनता के साथ जिस तरह से धोखाधड़ी की जाती है, लोगों को विश्वास को तोड़ा जा रहा था, उसको लेकर उन्होंने कार्रवाई की। हालांकि बार की शिकायत के बाद यह कार्रवाई हुई है। जिस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर को तमाम जानकारी मिली थी कि जो बैरोमीटर लगाए जाते हैं उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, उसको लेकर उन्होंने कई दिन से मॉनिटरिंग रखा था। मॉनिटरिंग के दौरान यह जानकारी मिली कि मुंबई के एक बड़े चैनल और जो है 2 रीजनल चैनल के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें सुनील कि जिस तरह से जो है जो TRP की मॉनिटरिंग करती है एजेंसी, उसका नाम है हंसा। हंसा के द्वारा लगातार जो है तमाम टीवी चैनलों की जो है मॉनिटरिंग की जाती है। इस दौरान जो है हंसा के पूर्व कर्मचारी जो भंडारी को जो गिरफ्तार किया गया। भंडारी के हवाले से खबर मिली थी कि भंडारी ने कई लोगों को जो है घर जाकर उनको 1-1 हजार रुपए, 500 रुपए, 586 रुपए, 442 रुपए, ऐसे इस रकम के तहत जो है पूरा मामला जो है संज्ञान में आया था। हालांकि जब मुंबई पुलिस ने तमाम गवाहों को, तमाम लोगों की इकट्ठा किया, उसके बाद से तमाम जानकारी ये बाहर आई है। जी सुनील।
बिल्कुल, इस भंडारी का रोल सबसे अहम माना जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। अब तक कितने लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और किस किस को समन जारी किया गया है? पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने इन लोगों को समन जारी किया है। सत्यप्रकाश, देखिए सुनील, दो अहम बातें सामने आई थी। सबसे पहले जब जिस वक्त मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि 2 रीजनल चैनल और एक बड़ा चैनल है जिसका नाम सामने आया है। ऐसे में जब आगे की जानकारियां सामने आई तो साफ तौर पे उसमें एक और बड़े चैनल का नाम है जिसने साफ तौर पे कह दिया कि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, इसलिए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उनका नाम नहीं लिया है। तो जाहिर तौर पे एफआईआर जरूर हुई थी, लेकिन सबूत के अभाव में उन्होंने इसका नाम नहीं लिया था। लेकिन जिस तरह से लगातार अब कार्रवाई हुई है, 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। 28 लाख रुपए की जो है बरामदी की गई है, जिसमें 8,05,000 रुपए जो है लॉकर से बरामद किए गए। वहीं 20 लाख के करीब जो है उनके घर से बरामद किए गए जो भंडारी है। हालांकि जिस तरह से हमने तफ्तीश की, तमाम घरों में हम खुद गए थे, एएनबी की टीम खुद पहुंची थी। वहां पर जब जानकारी मिली तो तमाम लोगों ने ये कबूला है कि हमको 4 से 5 महीने से जो है टीआरपी के नाम पे जो बैरोमीटर लगाया गया था उसके लिए हमें पैसे दिए जाते हैं। हालांकि बैरोमीटर के खर्च जो है अलग से दिए जा रहे थे, लेकिन टीआरपी के नाम पे जिस तरह मॉनिटरिंग की जा रही थी उसके पैसे अलग से दिए जा रहे थे। लेकिन पिछले 2 महीने से पैसे नहीं दिए जा रहे थे, इसलिए हमने काफी समय तक जो है टीवी को बंद किया था। वहीं ये भी जानकारी उन्होंने दिया है शिकायतकर्ता ने कि जिस तरह से हम टीवी बंद करते थे वैसे ही रिपब्लिक से मुझे फोन आ जाता था कि आपने टीवी क्यों बंद किया। तो तमाम जानकारियां जो है मुंबई पुलिस को जो है पुख्ते सबूत के तौर पे मिली है। यही वजह है कि आज रिपब्लिक टीवी के सीएफओ सुंदरम को जो है तलब किया गया है। सुबह के 11 बजे सीआईयू दफ्तर में पहुंचेंगे और तमाम जानकारियां देंगे। दूसरी अहम बात है सुनील कि सिर्फ रिपब्लिक टीवी के नहीं बल्कि फक्त सिनेमा और जो है सिनेमा बॉक्स के तमाम जो अकाउंटेंट्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा, उनको भी समन किया गया है, वो भी रहेंगे। उसके अलावा विज्ञापन से जुड़े 2 बड़ी कंपनियों को भी तलब किया गया है जिसको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल, ये जो आपने बताया सत्यप्रकाश, पैरोमीटर का जो खेल चलता है, बार्क के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है, टीआरपी का जो पूरा खेल है, ये आम नागरिक की समझ में तो नहीं आता होगा। और यही वजह है कि लोगों को मतलब भी नहीं इन सब सारी चीज़ों से। लोगों को आज़ादी है, वो कोई भी चैनल्स देख सकते हैं, लेकिन उनको पर्टिकुलर ये कहा गया और उसके लिए उन्हें पैसे तक दिए गए कि आप घर में हो न हो, आपके बिजली का जो बिल आ रहा है उसके लिए हम आपको खर्चा दे रहे हैं, लेकिन आपको यही चैनल लगा के रखना है। इस तरह की स्थिति बनी। देखिए सुनील, जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं धोखाधड़ी है। इस तरह से चीजें सामने अगर आती तो जाहिर तौर पर पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से एएनबी की टीम जो है उस बैरोमीटर जिनके घर में लगाया था वहां पहुंची तो तमाम जानकारियां ली। कई लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो बैरोमीटर लगाया गया है हमको पता नहीं है कि ये बैरोमीटर क्या होता है और कैसे मॉनिटर किया जाता है। लेकिन हमें सिर्फ यही बोला गया था कि एक निजी चैनल को ही आप खोलकर देखते रहिए, आप टीवी बंद मत कीजिए, आपके बिजली बिल के अलावा जो है तमाम और भुगतान आपको किया जाएगा। हालांकि जो बैरोमीटर लगाया गया था उसका चार्ज उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन जैसे ही टीवी बंद की जाती थी इस तरह की शिकायत आती थी कि टीवी आपने क्यों बंद किया। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं निजी तौर पर इस पूरे मामले को जो है अंजाम दिया गया है। यही वजह है कि जो भंडारी है, आशीष भंडारी, उनको जो गिरफ्तार किया गया है। तमाम जानकारियां जो है मुंबई पुलिस एक के बाद एक जो है ले रही है। पूछताछ के लिए इन लोगों को बुलाया गया है। ऐसे में कुछ ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है सत्यप्रकाश सूत्रों के हवाले से कि इन लोगों के बैंक खातों को तब अगर कहीं पर भी कुछ सुराग निकल के आता है तो इनके बैंक खाते भी सीज हो सकते हैं। देखिए कल जब हमारी बात जो है एडिशनल ज्वाइंट सीपी से हुई थी तभी साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि आज की पूछताछ के बाद ये डिपेंड करता है कि किस तरह से, लेकिन मुंबई पुलिस पूरी तैयारी में है कि जिनके नाम सामने आए हैं उनके अकाउंट को जो है आज सील कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आगे की जांच की जाएगी। और ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, लोगों के भरोसे को चकनाचूर करने के लिए सत्यप्रकाश जो खेल खेला गया उसमें पैसा भी गया, पैसा खर्च भी किया गया और करोड़ों के वारे न्यारे किए गए, करोड़ों कमाए भी गए, क्योंकि टीआरपी के खेल में जितना करोड़ों का घोटाला ये निकलकर सामने आया है ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। संजय राउत भी अपने स्तर पर सीधे तौर पर घेरने लगे कि जो लोग अब तक सिर्फ चिल्ला रहे थे, जो फर्जी तरीके से चीज़ें कर रहे थे, वो तो खुद फर्जी निकले हैं।
सत्य प्रकाश। देखिए, जिस तरह से मुंबई पुलिस ने साफ तौर पे कहा था कि टीआरपी के नाम पर बड़े बड़े विज्ञापन लिए जाते हैं, जिस तरह से इंडस्ट्री में 30 से 40 हजार करोड़ का जो है विज्ञापन का टर्नओवर रहता है साल का। ऐसे में जब टीआरपी आपकी बढ़ती है तो आपको विज्ञापन उसी रेटिंग के दौरान जो है तय की जाती है। तो ऐसे में टीआरपी का खेल जो है मात्र विज्ञापन लेने के लिए और मोटी रकम कमाने के लिए किया जा रहा था। इस तरह से आप देख पा रहे थे कि पिछले कुछ महीनों से जो है दो बड़े चैनल आपस में टीआरपी को लेकर किस कदर जो है बिल्ली झड़प कर रहे थे, वो कहीं न कहीं चौंकाने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से अब मामले सामने आए हैं, दोनों जो है बड़े चैनल आमने सामने होकर अपने अपने पक्ष की दलीलें रख रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस के पास जो पुख्ता सबूत है उसके आधार पर तमाम कार्रवाई की जाएगी। जी, ये सिर्फ टीआरपी का ही खेल था या फिर कुछ राजनीतिक दलों का षड्यंत्र भी इसमें निकलकर सामने आ रहा है? कुछ जांच की कड़ियां इस ओर इशारा भी कर रही हैं क्या सत्य प्रकाश? देखिए सुनील, जिस तरह से संजय राउत ने साफ तौर पे कहा है, रिपब्लिक को लेकर असत्य में वो जयते, मतलब कि आप असत्य की तरफ जा रहे थे जिसकी अब विजय हुई। मतलब मुंबई पुलिस ने सीधे तौर पर कार्रवाई की है, सीधे तौर पर नाम लिया है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से सुशांत हत्या के मामले में लगातार मुंबई पुलिस को घेरा जा रहा था, महाराष्ट्र सरकार को घेरा जा रहा था, ईडी के ऊपर कार्रवाई के दौरान जो है शक किया गया। उसके बाद सीबीआई की जांच को जो है शक के घेरे में बताया गया कि सीबीआई इस पूरे मामले में जो संगीनता नहीं ले रही है। वहीं जब ड्रग्स मामला आने के बाद जो है एनसीबी लगातार जांच कर रही थी, तो ये भी कहा जा रहा था कि एनसीबी जो है अब कहीं न कहीं जो है सुशांत की मौत को दरकिनार करते हुए मुंबई महाराष्ट्र में जो है ड्रग्स के एंगल की जांच कर रही। तो तमाम चीजें जो सामने आ रही थी और लगातार इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस को जो है कहीं न कहीं टारगेट किया जा रहा था, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन जिस तरह से तमाम सबूत अब सामने आया है, तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस अब सही दिशा में कार्रवाई कर रही है। लेकिन आने वाले समय में इसका नतीजा क्या होगा और किस तरह से पूरी निष्पक्ष जांच की जाएगी, ये सवाल जो है अब मुंबई पुलिस को ही देना होगा। जी, और जो पूरा मास्टरमाइंड इसमें जो भंडारी करके निकला है आरोपी, पूर्व बार्क का जो अधिकारी है, माफ़ कीजिएगा कर्मचारी जो है, इसको ये बखूबी पता था कि कहाँ कहाँ पैरोमीटर लगे हुए हैं, जहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, जहाँ से ये पता चलेगा कि कौन कौन से चैनल्स जो हैं ज़्यादा देखे जा रहे हैं लोगों के घरों में। 2 घंटे से 3 घंटे की रेटिंग निकाली जाती है और उसमें ये पता लगाया जा सकता है कि इस चैनल को लोग ज़्यादा देख रहे हैं, उसकी टीआरपी बढ़ती है, उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। दर्शकों को और जो लोग हैं, जो तमाम उपभोक्ता हैं, उनको सत्यप्रकाश ये जानकारी नहीं होती है कि उनके घर में जो सेटअप बॉक्स लगा है, वो सेटअप बॉक्स उनको इस बात का भी अंदाज़ा नहीं होता, इल्म नहीं होता कि वो बड़ा खेल चलता है उससे, वो टीआरपी पैरामीटर भी हो सकता है। और इस बात की जानकारी भंडारी को थी बखूबी। ज्यादातर पर सुनील देखिए, जब हम मुंबई के कई झोपड़पट्टी इलाके में गए, उस दौरान हमने कई लोगों से बात भी की, तो उन्होंने साफ तौर पे भंडारी का ही नाम लिया। उन्होंने बताया भंडारी नाम का शख्स हमारे घर में आता था और लगातार जो मॉनिटरिंग बॉक्स लगाया गया, बैरोमीटर लगाया, उसकी जिक्र करता था और उसके बदले हमें पैसे की देने की बात करता था। वहीं दूसरी बात, जब हमने कई घरों में ये जानकारी ली, तो यहाँ ये भी बताया गया है कि जिन घरों में कोई अनपढ़ मतलब पढ़े लिखे नहीं है, उन घरों में भी जो है इंग्लिश चैनल, मतलब रिपब्लिक का इंग्लिश चैनल लगाकर देखा जाता था और उनको कहा जाता था कि डेली रूटीन बेसिस पर 2 से 3 घंटे ये निजी चैनल को आपको देखना ही है। उसके बाद वहीं कई ऐसे घर भी मिले जिनमें कहा गया था सिर्फ फक्त मराठी चैनल ही आप देखो, बाकी चैनल मत देखो। और कई घरों में जब हमने जानकारी ली, तो वहां पे भी ये बातें सामने आई कि बॉक्स सिनेमा ही देखने के लिए कहा गया था, बाकी दूसरे चैनल को नहीं देखने की सलाह दी गई थी। इसका रीजन ये है कि उसके लिए उनको बड़ी रकम देने की बात कही गई थी और आने वाले समय में काफी कुछ अच्छा करने की भी बात कही गई थी। लेकिन सत्यप्रकाश, जो उपभोक्ता हैं वो तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे होंगे। वो कह रहे होंगे कि 100, 200, 500 रुपये हमें दिए जाते थे महीने के, जबकि ये लोग तो हजारों करोड़ का घोटाला कर गए। देखिए सुनील, अब जब बात सामने आ गई है, तो ऐसे में लोगों ने अब बैरोमीटर निकाल दिया। जिस तरह से कल हमने एक विजुअल भेजा था और विजुअल के दौरान एक इंटरव्यू भी लिया था, उस दौरान साफ लोगों का कहना कि हमने जो है बैरोमीटर को निकाल दिया है, क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि बैरोमीटर के साथ क्या हो रहा है और क्या किया जाता है। ऐसे में हमें ये बताया गया था आप टीवी देखेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, इसकी बात कही गई, लेकिन मॉनिटरिंग होती है, इसके साथ धोखाधड़ी हो रही है, ये उनको जानकारी नहीं थी। तो जाहिर तौर पर ये बिल्कुल जाहिर तौर पर जनता को जागरूक होना पड़ेगा सत्यप्रकाश, कब कौन आके किस तरह से आपको गुमराह कर जाए और आपकी उस नासमझी का फ़ायदा उठा ले, और उन तमाम सारी चीज़ों में जब आपको पता लगे तब
तब तक बहुत देर हो जाए, तो समझना होगा, लोगों को भी जागरूक होना होगा कि इस तरीके के जो खेल चलते हैं उन खेल से आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। राजधानी लाइव में इतना ही। नमस्कार।